afternoon, students. Welcome to Shahid Captain D.K. Khola College of Education Dineshpur channels. Now, let's start our class. And today our topic is basic elements of curriculum and natures of curriculum. मीन्स पाठ्यक्रम के मूल तत्व और पाठ्यक्रम की प्रकृति। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता होती है या जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होता है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए हम जो भी क्रियाविधि करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं, है ना। तो इसके निर्माण करने के लिए इसके मूल तत्वों की आवश्यकता होती है और इसकी प्रकृति का भी निर्धारण किया जाता है। पिछली कक्षा में भी हमने पाठ्यक्रम के निर्माण और उसके सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया है और आज हम अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम के मूल तत्व और उसकी प्रकृति की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पाठ्यक्रम के मूल तत्व होते हैं उसके बारे में। शिक्षण की प्रक्रिया का संपादन शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक अपनी क्रियाओं का नियोजन कक्षा शिक्षण के लिए करता है। इसके प्रमुख 3 तत्व होते हैं, उद्देश्य, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियाँ। ये जो तीनों तत्व होते हैं ना, यही मिलकर क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के तत्वों का निर्माण करते हैं। और इन चीज़ों के बिना ही क्या होता है, अर्थात ये जो तत्व होते हैं इसके बिना पाठ्यक्रम का निर्माण संपन्न नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम विकास में पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों को महत्व दिया जाता है। पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों का नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। एक पाठ्य वस्तु से कई उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं वो उद्देश्य को ध्यान में रख के ही करते हैं। अगर किसी भी कार्य को करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है तो वह कार्य उद्देश्यहीन होता है ना। इसीलिए हम ऐसे पाठ्य वस्तु का निर्माण करते हैं जिससे हम कई सारे उद्देश्य प्राप्त कर सकें, परंतु अधिगम अवसर एवं परिस्थितियाँ उद्देश्यों को स्वरूप को निश्चित करते हैं। जो भी सीखने के अवसर होते हैं या परिस्थितियाँ कैसी होती है उनके स्वरूप को कौन निश्चित करता है, पाठ्यक्रम ही निश्चित करता है। विशिष्ट उद्देश्यों के हेतु शिक्षण तथा अधिगम क्रियाएं ही पाठ्यक्रम के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के 4 मूल तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व होते हैं इसके, 4 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है उद्देश्य, फिर है उसके बाद पाठ्य वस्तु, फिर है शिक्षण विधियाँ और फिर उसके बाद है मूल्यांकन। इन सभी में गहरा संबंध होता है क्योंकि ये सभी मिलकर पाठ्यक्रम का जो तत्व होते हैं उसके ये निर्माण करते हैं या फिर उन तत्वों से मिलकर ही पाठ्यक्रम अपनी शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। लेकिन शिक्षा की प्रक्रिया का संपादन कौन करता है, शिक्षक करता है। और अपनी क्रियाओं का नियोजन भी करने के लिए शिक्षक को पाठ्यक्रम के इन तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। अर्थात जो भी हम शिक्षण प्रक्रिया करते हैं शिक्षक को एक कक्षा में सुचारू रूप से शिक्षण करने के लिए इन तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत है, सबसे पहला देखिए शिक्षण उद्देश्य। इसमें कहा गया है पाठ्य वस्तु शिक्षण विधियों तथा परीक्षणों का नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। अधिगम परिस्थितियों में स्थूलता से इन्हें प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं वो हम अधिगम परिस्थितियों से ही प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है पाठ्य वस्तु। जो पाठ्य वस्तु होता है इसका स्वरूप अधिक व्यापक होता है और इसलिए भी होता है क्योंकि जो भी हम क्रिया करेंगे उसके स्वरूप का निर्धारण कौन करेगा, पाठ्य वस्तु ही करेगा, है ना। यानी कि बिना पाठ्य वस्तु के अधिगम प्रोसेस प्रारंभ नहीं कर सकते हैं और इसका क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। जो भी हम शिक्षण विधियों का चयन करते हैं वो किसी न किसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। शिक्षण विधियों का संबंध किससे होता है, पाठ्य वस्तु से होता है। जो शिक्षण आव्यूह जिसे हम शिक्षण चक्र भी कहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिससे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जा सके और इससे भी पाठ्य वस्तु का स्वरूप निश्चित हो सके। अर्थात शिक्षक
परीक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए हमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और जो भी हमारे शिक्षण चक्र हैं उसको हमें विभिन्न परिस्थितियों में ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाएं जिससे कि छात्र अपने व्यवहार को परिवर्तित कर सीखने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, मूल्यांकन, एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस में जो भी हम कार्य करते हैं वो किसी न किसी परीक्षा प्रणाली के द्वारा ही करते हैं। जैसे पूर्व में बताया था कि जो हमारी परीक्षाएं होती है फॉर्मेटिव समेटिव, उसके अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, एवोल्यूशंस करते हैं ना। जैसे परीक्षा द्वारा पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों को उपादेयता के संबंध में जानकारी होती है। जो भी शिक्षण विधियां हैं उसकी स्पष्टता, विस्तृतता, कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा के द्वारा। और यह भी क्या करता है, पाठ्य वस्तु के स्वरूप को निश्चित करता है। इसको हम इस प्रकार चित्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा देखिए, सबसे पहले उद्देश्य है, क्योंकि हम उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का स्वरूप का निर्धारण करते हैं। फिर पाठ्य वस्तु का स्वरूप कैसा होता है, व्यापक होता है। और जो पाठ्य वस्तु होती है वो किसी न किसी अधिगम परिस्थितियों के स्वरूप को क्या करती है, निश्चित करती है। फिर है शिक्षण विधियाँ, यानी कि जो भी हम शिक्षण का चयन करते हैं वो किसी न किसी उद्देश्यों की प्राप्ति से करते हैं और इसका संबंध किससे होता है, पाठ्य वस्तु से होता है। और अंत में है मूल्यांकन, यानी जो मूल्यांकन होता है वो भी क्या करते हैं, शिक्षण विधियाँ और पाठ्य वस्तु में जो संबंध होता है उनको प्रदर्शित करते हैं और उनके स्वरूप को वो निश्चित करते हैं। ठीक है, ये थे पाठ्यक्रम के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेचर्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रकृति, यानी कि पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रकृति बताई गई है या फिर इनको ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए जो इसकी प्रकृति है, फर्स्ट है नियोजित। इसमें कहा गया है पाठ्यक्रम सदैव नियोजित है। पाठ्यक्रम में निहित क्रियाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार जल्दीबाजी में विकसित नहीं किया जा सकता है, अर्थात हम इसको जल्दी जल्दी विकसित नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य। पाठ्यक्रम के लक्ष्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं, वे उद्देश्य ही साध्य होते हैं। अतः पाठ्यक्रम प्रकृति से उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य होते हैं वो किसका साधन है, पाठ्यक्रम की प्रकृति का। ठीक है, इसके बाद है थर्ड पॉइंट आधार, यानी कि इसके आधार क्या क्या है। पाठ्यक्रम के जो आधार होते हैं जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि। सामाजिक शक्तियाँ स्वीकृत सिद्धांतों प्रिंसिपल्स द्वारा प्रदत्त मानव विकासों का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान वर्ग का स्वरूप विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अर्थात जो भी इसका आधार होता है वो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक होता है और वो किसी न किसी चीज़ का आधार होते हैं जो समाज के एक विशिष्ट वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है शिक्षण का नियोजन। हम जो भी क्रियान्वित करते हैं शिक्षण के लिए उसकी पूर्व में योजना बना लेते हैं। जैसा पाठ्यक्रम अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को नियोजित करने में सहायक होता है। अध्यापकों से अपेक्षित है कि समाज में सक्रिय सामाजिक शक्तियों, मानव विकास के विविध अवस्थाओं तथा उनसे प्रत्येक विशिष्टताओं को समझे। इसके साथ ही अध्यापकों के लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति क्या है। विकास की गहरी समझ और बच्चों की जानकारी से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता से जानकारी से अध्यापक पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट अधिगम अनुभवों का नियोजन कर सकता है तथा
अधिगम अनुभवों की गुणवत्ता, उसकी सार्थकता और पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रभाव का भी वह निर्माण करती है। प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय शिक्षण के दौरान अपने पाठ्यक्रम के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसा जो भी अध्यापक हो, उनको अपने विषय सामग्री के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उन्हें उनके पाठ्यक्रम के जो भी सिद्धांत है उनको ध्यान में रखकर ही कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो शिक्षण क्रिया बाधित नहीं होगी और जो कक्षा में अंतः क्रिया होगी छात्र और अध्यापक के बीच वह सुचारू रूप से क्या संपन्न हो सकेगी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट 5th पॉइंट, भिन्नता। अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है, फिर भी अपने अधिगम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर एवं गुणवत्ता के कारण उनमें भिन्नता दिखाई देता है। उनमें इस प्रकार के परिणाम के लिए व्यक्तिगत भेद तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता भी इस प्रकार के लिए जो भी परिणाम आते हैं उनके लिए वह उत्तरदायी है। यही कारण है कि एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र का वास्तविक पाठ्यक्रम उसी कक्षा के अन्य छात्रों के पाठ्यक्रम की अपेक्षा भिन्न होता है। भिन्न इसलिए भी होता है क्योंकि जो अध्यापक होता है वो इस प्रकार से, क्योंकि सभी विद्यार्थी कैसे होते हैं, पूर्व में भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया है कि सभी की विद्यार्थियों की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है, तो हमें उनकी रुचि रुझान अभिवृत्ति इनके अनुसार ही क्या करना होता है, शिक्षण प्रक्रिया करनी होती है। तो इसके लिए हमें ऐसे एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का क्या करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक वह सीखने के लिए तत्पर हो सके। जो भी अपने अनुभव हो उन अनुभवों में वो प्रगति कर सके, उनकी गुणवत्ता में वो क्या कर सके, सुधार करे। और इसके साथ ही जो भी भिन्नताएं होती है उन भिन्नताओं को वो एक साथ रखकर ही शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कर सके। इसके लिए जो भी व्यक्तिगत भेद होते हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं या अलग अलग जितनी भी इस प्रकार से विभिन्नताएं होती हैं मनुष्यों में, उसको हमें क्या करना चाहिए, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही हमें उन विभिन्नताओं के अनुसार ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और ऐसे अधिगम अनुभवों की योजना बनानी चाहिए जिससे कि कक्षा के प्रत्येक छात्र क्या कर सके, वास्तविक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सके। लेकिन जो भी कक्षा के अन्य छात्र होते हैं उनके जो पाठ्यक्रमों में भिन्नता होती है वो एक दूसरे से भिन्नता स्पष्ट होती है, क्योंकि बालक अपनी इच्छा उपदे के अनुसार ही क्या करते हैं, सीखते हैं और जो भी उनके सीखने की अभिक्षमता होती है वह उसी का अनुकरण करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।